हेलो दोस्तों, तो ये देखो जो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन में हेल्प नहीं करेगा। देखो कौन कौन सा क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ठीक है। जनजातियों की प्रमुख समस्या क्या है, अगर ऐसे दे देता है तो भी आपको यही आंसर डालना है, ठीक है। और इसी आंसर को पढ़ने के बाद आपको एक और क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा कि अगर क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि जनजातियाँ उनमें गरीबी की समस्या है, तो जनजातियों में ये जो हमारा गरीबी की समस्या, या तो फिर शोषण की जो समस्या है, या तो फिर भूमि अलगाव की समस्या, या तो फिर अशिक्षा की समस्या, अनेक जो भी आपको जनजातियों से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर देती है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको हर एक आंसर को भी आप बना पाओगे, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको मॉडिफाई किया हूँ ताकि आप किसी पर भी दे दे, आपको जनजातियों से रिलेटेड कोई भी समस्या पर दे दे तो उसमें आप अच्छे तरीके से बना पाओगे, ठीक है। तो ध्यान देना कि एग्जाम में क्वेश्चन चेंज कर सकता है। जनजातियों की प्रमुख समस्या पूछ सकती है, बेरोजगारी पर पूछ सकती है, भूमि अलगाव पर पूछ सकती है, या तो फिर उनके शोषण पर पूछ सकती है, गरीबी पर पूछ सकती है, ठीक है। तो आंसर को इसको आप लोग देख लो, आपको बेटर तरीका से आप लोग अच्छे तरीके से बना करके आओगे, ठीक है। और इसमें भी आपको ज़्यादा रटना नहीं है, बस सुन लो और पॉइंट को याद रख लो, क्योंकि हम सारा आंसर पॉइंट में बताते हैं ताकि पॉइंट याद रखेगा स्टूडेंट लोग और बाकी आगे का एक्सप्लेन खुद कर देगा, ठीक है। पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने एक पॉइंट बनाया ग्रामीण इलाका। अब आपको नहीं पता कि ग्रामीण इलाका में क्या क्या होती है, नहीं होती है। सो शहरी इलाका, तो शहरी इलाका में क्या होती है आपको नहीं पता है, तो बस याद रखेंगे ग्रामीण इलाका, शहरी इलाका, और इसके बाद एक्सप्लेन खुद करेंगे कि कहाँ पे ग्रामीण में क्या होती है, नहीं होती। इसी प्रकार से पॉइंट बना जाता है, ठीक है। ठीक है, तो देखेंगे जनजातियों की प्रमुख समस्या क्या और इन्हें दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय लगाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आते हैं कि जनजातियों को कई समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें सदियों से शोषण और भेदभाव का सामना करना पड़ा है, ठीक है। और कई लोग अभी भी गरीबी में जी रहे हैं। सरकार ने उनकी स्थिति सुधारने का प्रयास किए, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना क्या है बाकी है। अब देखते हैं जनजातियों की प्रमुख समस्या निम्नलिखित है। कौन कौन सा है? भूमि से अलग होना। देखो अब जनजातीय लोग भूमि से क्या हो गया, अलग हो गया। सरकार उनको एक जगह भूमि दे रहा था कि खेती आप लोग एक जगह कीजिए, रहिए और अच्छे से खाइए, लेकिन इन लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं थी। इन लोगों को जंगलों में ही रहना पसंद था, ठीक है। अब जंगलों में धीरे धीरे जंगल लगने लगा, सरकार का बड़ा बड़ा योजना आने लगा, फैक्ट्री लगने लगा, इससे उन लोगों को जमीन की मात्रा कम होने लगा और इन लोग अपना जमीन से बेदखल हो गया, जमीन से दूर हो गया, ठीक है। जनजाति के मुख्य समस्या भूमि से क्या होना, अलग होना है। तो आपको बस पॉइंट याद रखना, भूमि से अलग होना, बाकी खुद इधर एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जनजातियाँ आज भी सभी समाजों से दूर जंगलों में, पर्वतों में अधिक निवास करते हैं। मतलब जो एक अच्छा समाज है वहाँ पे ना रह करके वो दूर में बसते हैं, ठीक है। जनजाति की प्रमुख समस्या भूमि से अलग हो जाने की है। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी, वन विभाग के ठेकेदार इत्यादि के प्रवेश से उनका शोषण प्रारंभ हुआ है। जब वो ठेकेदार वहाँ पे पहुँचता है, जंगल के जो प्रशासन होते हैं वो पहुँचते हैं, तो बड़ा बड़ा वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह, जंगल वगैरह लगाते हैं। इसके वजह से उन लोगों का बिल्कुल भूमि से क्या हो गया, अलग हो गया उन लोग। दूसरा क्या, अशिक्षा। अब देखो अशिक्षा भी वहाँ पे कहाँ मिलेगा उन लोगों को, जंगल झाड़ में, ठीक है। तो जनजाति की दूसरी समस्या अशिक्षा है। जनजाति के लोग शिक्षा से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। यह लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय खेतों में काम करवाना अधिक पसंद करते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने के अनेक प्रयासों के बावजूद भी यह समाज आज भी अशिक्षित है। भारत सरकार ने लाख प्रयास किए इन लोगों को शिक्षित करने का और अपने सभ्य समाज में लाने का, लेकिन इन लोगों ने कभी भी ऐसा खुद को करने का प्रयास नहीं किया, खुद को शिक्षित करने का प्रयास नहीं किया, ठीक है। पॉइंट नंबर तीसरा देखते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा क्या, देखो पॉइंट नंबर तीसरा हमारा है गरीबी। देखो गरीबी क्या है, तो जनजातीय समुदाय में गरीबी स्थिति उनके अस्तित्व के लिए संकट पैदा करती है, ठीक है। इनकी आजीविका का मुख्य साधन कंद होता है, मूल होता है, शिकार होता है, जलाने के लिए लकड़ियाँ होती है, छोटी मोटी झोपड़ियाँ तक ही सीमित रहती है। मतलब ये जंगल में रहते हैं तो इनके पास गरीबी, देखो हम लोग रहते हैं एक बड़ा समाज में, तो यहाँ पे हर चीज़ में हमें मौका मिलता है, ठीक है। लेकिन उन लोगों को ज़्यादा चीज़ में मौका नहीं मिलता। उन लोगों के पास जंगल झाड़ में जो चीज़ें फल फ्रूट आता है वही चीज़ें, लकड़ियाँ होती है, बस इसके अलावा और कुछ होती नहीं है, ठीक है। अब यही सब जब उसके पास सीमित मात्रा में चीज़ें रहेगी तो गरीब तो होंगे ही होंगे, और जब ये चीज़ खत्म हो जाएंगे तो लोग और गरीब हो जाते होंगे, ठीक है। तो ये आर्थिक रूप से यार लोग काफ़ी पिछड़े हुए, मतलब पैसों के मामले में काफ़ी पिछड़े हुए, ठीक है। चौथा, बेरोजगारी। देखो जनजातियों की आजीविका के परंपरागत स्रोत सीमित होते हैं। मतलब देखो जहाँ भी जंगल झाड़ रहते हैं वहाँ पे जो भी चीज़ें खाते पीते हैं, जो भी ये जिस चीज़ों से पैसा कमाते हैं, क्या वो हमेशा बना रहता है? वो धीरे धीरे जंगलों में ख़त्म भी होते जाता है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ख़त्म होने की वजह से ना क्या होता है, इनके बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है। यह लोग शिक्षित बहुत ही कम पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब बहुत कम इन लोगों के पास ज्ञान बुद्धि होता है, ठीक है, शिक्षा होती है, इसलिए इन लोगों को कई अच्छा काम भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। पांचवा, बंधक मजदूर। देखो इन लोगों को बंधक मजदूर के रूप में ही सिर्फ इन लोग जिंदगी काट लेते पूरा, ठीक है। ऋणग्रस्ता, अज्ञानता। ऋणग्रस्ता मतलब कि हम किसी से ऋण ले लिए, पैसा ले लिए, ठीक है, उसको नहीं दे पाए तो वो अपने अंदर हमको काम करवाएगा, ठीक है। अज्ञानता मतलब मेरे पास अज्ञान है, मेरे पास ज्ञान बुद्धि है ही नहीं, तब भी हम क्या करेंगे, दूसरे के नौकर में रह करके ही काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे हम दूसरे के बंधक बन जाते हैं, ठीक है।
इन सभी कारणों से लोग बंधक मजदूर बन जाते हैं। इनमें केवल एक व्यक्ति ही नहीं होता है बल्कि उसका पूरा परिवार भी बंधक बन जाता है। ठीक है। छठा देखो, नशे की लत। अब देखो इनमें से नशे की लत आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो जहाँ पे लोग रहते हैं ना, वहाँ पे जो रहता है ना, जैसे बोलते हैं हम लोग शराब वगैरह होता है, और वो भी कौन सा शराब, ग्रामीण इलाका वाला देहाती, जैसे हम बोलते हैं देहाती शराब, तो वो सब चीज़ों से ज़्यादा हमें नुकसान होता है। ठीक है। जनजातियों में शराब, बीड़ी, तंबाकू आदि का चयन बहुत किया जाता है। ठीक है। इनका नशा करने की आदत हो चुकी है। जनजाति के लोग में परंपरागत रूप से देसी शराब को प्रसाद के रूप में देवताओं को अर्पित करने व प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करने की परंपरा है। सोचो, दारू को यानी कि जो जिसको हम लोग अपने भाषा में दारू बोलते हैं, यानी कि देसी भाषा में उसको शराब बोलते हैं। ठीक है। जो देसी शराब होता है उसको वो लोग मानते हैं कि देवी देवताओं को चढ़ाना बहुत अच्छा काम है और उसको ग्रहण भी करना अच्छा काम है। सोचो, और इससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ठीक है। आदिवासी में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शराब का सेवन करती है। सोचो, जहाँ पुरुष करेगी वहाँ स्त्रियाँ भी कर रही है। ठीक है। इनके समाज में। ठीक है। और उससे उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। ठीक है। आप लोग समझ सकते हो कि अगर गर्ल्स लोग भी, अगर यानी कि औरत लोग भी अगर शराब का सेवन कर रही है तो उसके साथ क्या हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू और ईसाई संस्कृति का विपरीत प्रभाव। मतलब हिंदू और ईसाई दोनों का सांस्कृतिक ये जो जनजातियों पर उल्टा प्रभाव पड़ गया। क्यों? क्योंकि देखो, हिंदू लोगों को ये लगा कि जनजाति लोग तो जंगलों में, उनको हम अपना सांस्कृतिक में ऐड कर लेते हैं, उनको हिंदू बना देते हैं। ईसाई धर्म वालों को लगा कि उन लोगों को जंगल से ला करके हम ईसाई धर्म बना लेंगे। तो हिंदू और ईसाई दोनों ने जनजातियों को अपना अपना तरीका से प्रभाव डालना प्रयास किया और इन लोग तनाव में आ गए। जनजाति लोग तनाव में आ गया कि हिंदू धर्म अपनाए कि ईसाई धर्म अपनाए। और इन लोगों को इतना अच्छा बात बताया गया कि जनजाति लोगों को अपना ही जो रीति रिवाज है वो बुरा लगने लगा। और उन लोगों ने, कुछ लोग हिंदू भी अपना, और कुछ लोग जो वो लोग थे वो हिंदू भी अपनाए और कुछ लोग ईसाई भी अपनाए। लेकिन उन लोगों ने, जैसे बोलते घाट का रहते हैं ना घाट का। ठीक है। वैसे काम हो गया, क्योंकि वो अपना संस्कृति को भी छोड़ दिया और अच्छे तरीक़ा से ना हिंदू का धर्म अपना पाया ना तो ईसाई का धर्म अपना पाया। मतलब वो लोग बीच रास्ता में ही रह गए और इस प्रकार से उन लोगों के साथ दिक्कत की सामना हुआ। ठीक है। तो वही यहाँ पे इस चीज़ बताया गया, आप लोग यहाँ पे पढ़ के देख सकते हो। हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 8, धार्मिक समस्या। अब यहाँ पे धार्मिक समस्या भी है। कैसे? देखो, जनजाति के लोग अपने धर्म के प्रति निष्ठावान और कट्टर होते हैं। मतलब जो जनजाति के लोग होते हैं ना, अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है। किंतु ईसाई और हिंदू धर्म वाले ने क्या किया, इन्हें काफ़ी अंश तक प्रभावित किया और धर्म के सिद्धांतों से प्रेरणा पाकर धर्म परिवर्तन करने से कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो जनजाति लोग हिंदू धर्म या तो ये ईसाई धर्म अपना लेंगे तो कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा, कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु हुआ क्या, सो देखो, इसी प्रचारकों का उद्देश्य तो जनजातीय लोगों को केवल अपनी जाति में मिलाना था। क्योंकि अब देखो, जो ईसाई धर्म के प्रचार करते थे, हिंदू धर्म के प्रचार करते थे, वो लोग जनजातियों को अपने धर्म में ऐड कर लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन लोगों को बीच रास्ता में छोड़ दिया जाता है कि सिर्फ उन लोगों का बस एक ही उद्देश्य रहता है कि ये ईसाई धर्म अपना ले, बाकी आगे भूखा मर रहा है कि क्या कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, बस खाली उसको अपना धर्म अपनाना चाहते थे। ठीक है। 9 नंबर है स्थानांतरित कृषि पद्धति की समस्या। स्थानांतरित मतलब होता है, देखो, जनजाति लोग क्या करता है पता है, एक जगह खेती करता है, जब देखता है कि उस जमीन का नमी खत्म हो गया, वहाँ अच्छा फसल नहीं हो रहा है, तो फिर दूसरे जगह वो लोग चले जाते हैं। फिर वहाँ पे भी खत्म हो जाता है तो दूसरे जगह चला जाता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते रहते हैं। लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपना ज़मीन बनाते हैं। अब ज़मीन बनाने के लिए उसमें जो पेड़ पौधा होता है उसको काट दिया जाता है, जो खेत के अंदर आते हैं पेड़ पौधा उसको काट दिया जाता है, पेड़ पौधा कट जाते हैं। इससे हमारा मिट्टी जो जकड़ा हुआ रहता है, एक जगह टाइट मिट्टी रहता है, वो खत्म हो जाता है। इससे बाढ़ वगैरह आता है तो मिट्टी को बहा करके ले जाता है, इससे बाढ़ की समस्या बन जाती है। ठीक है। जब पानी वगैरह आती है तो मिट्टी ज़्यादा कटने लगता है, लेकिन वही पेड़ अपने जड़ के द्वारा उस मिट्टी को पकड़ा रहता है तो बाढ़ वगैरह नहीं आता है। ठीक है। तो इस पर सरकार रोक लगा दिया। अब इन लोगों को खेती सिर्फ एक जगह खेती करने के लिए मौका मिल रहा है और एक जगह फसल हो नहीं रहा है, तो इन लोगों की समस्या और बढ़ गया। ठीक है। सरकार ने हस्तांतरित कृषि पद्धति पर रोक लगा दी। ठीक है। और कानूनी उसे नाजायज करार दे दिया। ठीक है। फिर भी भूमि हस्तांतरित कृषि अभी भी बंद नहीं हुई है। इस पद्धति से घटिया किस्म की फसल होती है, क्योंकि एक ही जगह उन लोगों को करना पड़ रहा है और वन संपदा की बर्बादी भी होती है, क्योंकि उस पेड़ पौधों को काट देता है ना। इससे जमीन कटाव बढ़ता है, जमीन कट जाता है, बाढ़ों की संभावना भी बढ़ जाती है। बाढ़ जब आती है ना तो इससे क्या होती है, बाढ़ों की संभावना, पेड़ पौधा नहीं रहेंगे तो इस चीज़ से तो रहे। ठीक है। मिट्टी को नहीं पकड़ेंगे वो, और इससे हमारा मिट्टी कट जाती है। ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं इनकी समस्या दूर करने के लिए सरकार कौन कौन सा उपाय किया। तो सरकार ने लाख प्रयास किया, लेकिन इन लोगों को खुद को सुधारने का नाम ही नहीं लेते। ठीक है। देखो, जनजातीय समाजों में अनगिनत समस्या है जिससे जनजातियों को हमेशा जूझना पड़ रहा है। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद सरकार का ध्यान भी जनजातियों की समस्याओं की ओर गया
और उनकी समस्या दूर करने के लिए अनेक उपाय भी किए गए हैं। कौन कौन सा उपाय देखो, पहला अनुच्छेद 275 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को विशेष अनुदान देने की व्यवस्था किया गया। भारत सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 275 के अनुसार से केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो हर एक राज्यों में विशेष अनुदान की व्यवस्था किया गया कि इन लोगों को एक विशेष अधिकार दिया जाए, ठीक है। दूसरा, लोकसभा, विधानसभा एवं सरकारी नौकरियों में इन्हें आरक्षण का लाभ दिया गया, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है वहीं इन लोगों को कम नंबर ला करके भी नौकरी ले लेना पड़ता है, ठीक है। तो लोकसभा, विधानसभा एवं सरकारी नौकरियों में इन्हें आरक्षण का भी लाभ दिया गया। तीसरा क्या है, विभिन्न पंचवर्षीय योजना, जब हर हमारे 5 साल के बाद हमारे देश में एक पंचवर्षीय योजना होता है जिसमें से ये अनुमान लगाया जाता है 5 सालों के बाद कि हमारे देश में कितना खर्चा पड़ने वाला, तो उसके हिसाब से कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्चा होगा, क्या अगर 10 लाख पैसा खर्चा हो रहा है तो हमारा देश के पास 10 लाख है या नहीं, तो ये पंचवर्षीय योजना बनाया जाता है, ठीक है। उस टाइम जब पंचवर्षीय योजना बनाया जाता है तो करोड़ों रुपये बस इनके समस्याओं के खर्चों के लिए दे दिया जाता है, जनजातियों के समस्याओं के खर्चों के लिए, ताकि उन लोग ऊपर उठ सकें। चौथा देखो, भारतीय संविधान में भी इनका अधिकार प्राप्त है। देखो, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूचित के अनुच्छेद 244 में ध्यान रखना, ठीक है। झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों में भी अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया कि जो झारखंड है, बिहार है, ये सब कौन सा है, अनुसूचित क्षेत्र है। और अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया तो इन पर विशेष ध्यान भी दिया जा सके, ताकि हम जान सकें कि ये क्षेत्र क्या है, एक हमारा जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र है, और ताकि हम उस पर एक विशेष ध्यान दे सकें। 5वां, इनके विकास के लिए निःशुल्क शिक्षा के अतिरिक्त छात्रवृत्ति और आरक्षण की सुविधा भी प्रदान की गई। मतलब सरकार ने लाख प्रयास किया इन लोगों को अच्छा जिंदगी व्यतीत करने के लिए, ठीक है, ताकि इन लोग अच्छे से रहें और एक जगह रहें और एक देश का नागरिक बने, और इन लोग हर एक चीज़ों में भाग लें, चाहे वो हमारा वोट देने से लेकर के एक नेता बनने तक का हो, ठीक है। हर चीज़ों में प्रयास किया सरकार की इन लोगों का स्थिति क्या हो सुधरे, लेकिन इन लोग वही संस्कृति पर अड़े रहते हैं जो पहले परंपरा था इन लोगों का, जंगलों झाड़ों में रहना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो सरकार नहीं करने देती और वो लोग वही चीज़ें करने पर अड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना, और जिनका भी आज एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। बस मैंने जितना क्वेश्चन करवा दिया उतना ही आप करके जाओ, उससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज ही आप लोगों का एग्जाम है। जो मैंने बताया उतना क्वेश्चन कम से कम आप लोग जरूर करके जाना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।